बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले इंसान को हमेशा मन में, शब्दों में और ज़िंदगी में याद किया जाता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी किसान भाई बहनों को रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में नर्सरी उद्यमियों को दिया जा रहा है बढ़ावा, वे तैयार करेंगे इमारती लकड़ी वाले पौधे। गुमला के किसानों को दिया गया सरसों का बीज। तीसी के अधिकाधिक उपज के लिए लगाए उन्नत प्रभेद शेखर। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार छोटे छोटे नर्सरी उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दे रही है। इसके लिए नर्सरी उद्यमियों द्वारा तैयार इमारती पौधों की खरीदारी राज्य सरकार करेगी। दीदी बगिया योजना से तैयार इमारती पौधों को खरीदकर उसे बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। राज्य में अभी जिला और प्रखंड स्तर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा 300 से ज्यादा दीदी नर्सरी शुरू किया गया है, जहां बड़े पैमाने पर पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पिछले दिनों कृषि विज्ञान केंद्र गुमला विकास भारती बिशुनपुर से जुड़े किसानों के बीच तिलहनी फसल सरसों का बीज वितरण किया गया। इससे कई गांव के किसानों ने लाभ लिया। सरसों बीज वितरण कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति घटक 2021-22 के अंतर्गत झारखंड के जनजातीय किसानों को स्थायी आजीविका के लिए अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण के माध्यम से सरसों उत्पादन वृद्धि परियोजना के तहत हुआ। पशुपालक भाइयों, अभी मौसम परिवर्तन का समय चल रहा है। ऐसे में पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। यदि कोई पशु अस्वस्थ है तो उसे अन्य पशुओं से अलग करके उसे अलग कमरे में रखें। साथ ही अविलंब पशु चिकित्सक से उसकी इलाज कराएं। जो पशु रोग है तो पशुपालक खास करके ध्यान दें। जो झुंड में है, अब बीमारी हो गया तो उस पशु को तत्काल अलग कमरे में शिफ्ट कर देना चाहिए। झुंड में उसको साथ में नहीं रखना चाहिए। साथ ही जो बीमारी का लक्षण है उसको देखते हुए नज़दीकी पशु चिकित्सालय में उसको ले जाना चाहिए या पशु चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। साथ ही अगर कुछ प्राथमिक चीज़ें हैं, जैसे अगर तापमान बढ़ रही है तो उसको तापमान घटाने के सुचारू रूप से व्यवस्था करना चाहिए। पैरासीटामोल दवा देना चाहिए और बहुत अधिक तापमान होने पे बर्फ़ का पानी से उसको पोंछना चाहिए। साथ ही ये संतुलित आहार खिलाना चाहिए, सुपाच्य भोजन देना चाहिए और साफ़ सुथरा एकदम स्वच्छ पानी पिलाने की व्यवस्था करना चाहिए। रबी तिलहनी फसल तीसी की खेती के लिए 15 नवंबर तक बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में तीसी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद शेखर T397 श्वेता या शुभ्रा लगाएं। तीसी की बुआई में 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद शेखर T397 श्वेता या शुभ्रा लगाएं। इनमें तेल की उपलब्धता 43% है और इनकी उत्पादन क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मल्टी क्रॉप थ्रेसर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान धान और गेहूं दोनों फसलों की दौनी कर सकते हैं। अभी धान फसल की कटाई का काम चल रहा है। धान की दौनी के लिए राज्य के किसान मल्टी क्रॉप थ्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 क्विंटल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं टमाटर फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए क्या करें। टमाटर फसल में 5% से ज्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो इस कीट की रोकथाम के लिए आधा मिलीलीटर
इंडोस्कार दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इससे फलछेदक कीट पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। बारी है जानकारी की, तो आज हम आपको लिए चलेंगे अपने स्टूडियो विशेषज्ञ के पास, ये जानने के लिए कि गेहूं की खेत की तैयारी और प्रवेश का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चलते हैं स्टूडियो और लेते हैं जानकारी। खेती बाड़ी की हर बात हमारे साथ। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के लिए आप किस तरह से खेत की तैयारी करें और साथ ही साथ प्रभेदों का चुनाव किस तरह से करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार और जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, गेहूं की खेती के बारे हम लगातार आपको जानकारी देते रहें। आज भी कुछ विशेष जानकारियां आपके लिए लेकर हम आए हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और तमाम जानकारियां हासिल कीजिए। डॉक्टर साहब, धान की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर होती है, उसके तुरंत बाद फिर गेहूं की खेती शुरू होती है। उपयुक्त समय अगर कहें तो किसे माने, गेहूं की खेती की शुरुआत कब कर देनी चाहिए? गेहूं की खेती जो है वो अगर वैज्ञानिक ढंग से हम कहें किसान भाई को कि आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, पैदावार ज़्यादा मिलेगा, तो मेरे हिसाब से 15 नवंबर से 30 नवंबर का जो समय होता है ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है गेहूं के लिए। तो कोशिश करें कि खेत तैयार करके और 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में गेहूं की बुआई आप अवश्य कर दें। बिल्कुल। आपने कही कि खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए, तो खेत की तैयारी में किन किन बातों का मूल रूप से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमारे झारखंड में किसान भाई 2 तरह से गेहूं लगाते हैं। एक तो जो पारंपरिक विधि है उससे गेहूं लगाते हैं, और दूसरा आजकल जीरो टिलेज से भी हमारे किसान भाई जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ डॉक्टर साहब, हम एक बात और जानना चाहेंगे। जब जीरो टिलेज की हम बात करते हैं तो जीरो टिलेज मतलब किसान भाइयों को समझा दिया है कि उसमें जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किस किस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, जीरो का मतलब होता है शून्य, और टिलेज का मतलब होता है जुताई करना, यानी वैसा विधि जहाँ पे जुताई कुड़ाई शून्य के बराबर हो उसको हम जीरो टिलेज कहते हैं। मतलब इस जीरो टिलेज की पद्धति से अगर हम खेती करते हैं तो उसमें जुताई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसके बहुत सारे फायदे हैं जो पारंपरिक से इसको बहुत ही अलग करता है। अगर मैं फायदे आपका आ गया हो तो मैं बताऊं। बिल्कुल। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जब पारंपरिक खेती की हम बात करते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें और जीरो टिलेज की कैसे करें। तो पहले आप पारंपरिक खेती जो करते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर पारंपरिक खेती ही करते हैं गेहूं की, किस तरह से करें? देखिए, पारंपरिक विधि से गेहूं लगाने में क्या होता है कि किसान भाई बहुत आराम से गेहूं को, जो धान की फसल है उसकी पहले कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद जो कटा हुआ धान का फसल है उसको खेत के मेड़ पे 3 से 4 दिन तक छोड़ देते हैं सूखने के लिए। और जब सारे खेत की कटाई जब कंप्लीट हो जाती है, ऐसा है ना, किसान भाई का खेत कुछ यहाँ पे है, कुछ दूसरी जगह पर है, कुछ तीसरी जगह पर है, तो किसान भाई क्या करते हैं, एक एक करके अपना खेत काटते हैं और जो कटी हुई फसल है उसको वहीं मेड़ पर छोड़ देते हैं सूखने के लिए जी। जब 10-12 दिन में उनका जब कटाई कंप्लीट हो जाता है तब सारे कटे हुए फसल को इकट्ठा करके अपने खलिहान में ले जाते हैं। बिल्कुल। और खलिहान में ले जाके क्या करते हैं, उसकी जो दौनी करते हैं, मड़ाई करते हैं, जो भी करना है।
क्या डॉक्टर साहब फिर हम आपसे जानना चाहें, क्या ये सही है ये तरीका? नहीं, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो होता क्या है कि जो 10 से 12 दिन का जो समय जो खेत में धान काटने के बाद वहीं छोड़ दिए या उसको एकत्रित करने में लगा दिए, तो क्या होता है कि जो ज़मीन में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो वहाँ से उड़ जाता है। आपको पता है कि हमारा प्रदेश जो है वो सिंचाई के मामले में थोड़ा पीछे हम लोग हैं। हमारी जो मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गेहूँ जब लगाएंगे तो आपको कम से कम एक सिंचाई तो वहाँ देना पड़ेगा ताकि अंकुरन अच्छा हो। लेकिन अगर आप 10 से 15 दिन छोड़ दिए आप खेत को ऐसे ही, तो क्या हुआ कि खेत में जो पहले से जो नमी थी वो उड़ गई। अब उड़ने के बाद क्या है कि अब आपको खेत के तैयारी करने के लिए भी जितना नमी चाहिए, यानी हल चलाने के लिए या ट्रैक्टर चलाने के लिए, वो ज़मीन बिल्कुल कड़ी हो जाती है और बहुत मुश्किल होता है इस हालत में वहाँ पे खेत को तैयार करना। तो इसी का कंसेप्ट आया कि जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का 2 फ़ायदा मेन मैं बताना चाहता हूँ। पहला फ़ायदा ये है कि आप जब आज खेत धान फसल को जब वहाँ से काट के हटाएं तो दूसरे या तीसरे दिन आप जो खेत में जो नमी बची हुई है उस नमी का पूरा फ़ायदा उठाइए और गेहूं के बीज को वहाँ पे बिना जुताई कुड़ाई किए हुए डाल दीजिए, है ना। तो जो एक सिंचाई जो आपका लग रहा था अंकुरन के लिए, वो आपका बच गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो खेत के तैयारी करने में 10 से 15 दिन का समय हमारे किसान भाई लगाते हैं और उसके चलते जो उनका विलम्ब होता है गेहूं लगाने में, वो विलम्ब से बचा जा सकता है ना। बिल्कुल। तो 2 मैंने फ़ायदा बता दिया। पारंपरिक विधि में अगर किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो पारंपरिक विधि में कैसे खेत तैयार करते हैं, वो पहले खेत को बिल्कुल अच्छी तरह से काट करके हटा लें और दूसरे ही दिन उसमें कम से कम 2 से 3 गहरी जुताई करें। ठीक है ना। 2 से 3 बार जब गहरी जुताई कर लें तो क्या होगा कि देखेंगे कि खेत में जितने भी नीचे जो अंडे हैं या खर पतवार हैं, सब वो ऊपर आ जाते हैं। और जब ऊपर आ जाए तो उनको चुन करके अच्छी तरह से हटा लीजिए। उसमें गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए और गोबर की खाद मिलाने के बाद उसमें फिर 3 से 4 बार आपको पाटा करना है। पाटा तो हमारे किसान भाई अच्छी तरह समझते हैं। पाटा क्यों करना है? पाटा इसलिए करना है कि जो मिट्टी है वो एकदम उसकी संरचना पाउडर के समान हो जाए। देहात में एक कहावत है, ढेले चना मैदे गेहूँ। यानी अगर आप चना की खेती करना चाहते हैं तो अगर मिट्टी की संरचना ढेले के समान भी है तो उसमें चना हो जाएगा। लेकिन अगर आप गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे मिट्टी की संरचना बिल्कुल पाउडर के जैसा होना चाहिए, बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, पाउडर के समान होना चाहिए। जितना अच्छा पाउडर बनेगा उतना अच्छा आपका गेहूं का फसल वहाँ पे उत्पादन होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी क्रम में और एक बात आती है, जब आपने बताया कि उर्वरक वगैरह का प्रयोग के बारे या खाद जो हम प्रयोग करते हैं, जीरो टिलेज में खाद का उपयोग करने का कोई निश्चित तरीका है क्या? नहीं, जीरो टिलेज में आप जितना पारंपरिक विधि में जितना आप खाद डाल रहे हैं वही खाद आपको जीरो टिलेज में डालना है। अच्छा। जिस ढंग से आप पारंपरिक विधि में डाल रहे हैं उसी ढंग से आपको जीरो टिलेज में डालना है। ठीक है। आजकल तो ऐसा है कि बहुत सारे हाई यील्डिंग वैरायटी या ये कहें कि बहुत ज़्यादा उत्पादन क्षमता देने वाली वीट की वैरायटी अब मार्केट में उपलब्ध है और किसान भाई हम लोग समय समय पर बताते भी आए हैं। और क्या होता है कि इन सब वैरायटी को अगर किसान भाई लगाना चाह रहे हैं तो पोटास की मात्रा ज़रूर बढ़ा के डालें। जो लाल वाली खाद होती है, जिसको किसान भाई आम बोलचाल के भाषा में कहते हैं, वो लाल वाली खाद ज़रूर प्रयोग करें। क्योंकि हमने देखा है कि किसान भाई सिर्फ डीएपी डालते हैं, यानी यूरिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस डाल देते हैं और जो पोटास है उसको नहीं डालते हैं। पोटास का क्या काम होता है? पोटास जो है वो तना में शक्ति प्रदान करता है। अगर आपका पौधा कमज़ोर होगा तो जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाले, तो बाली उसका बहुत अच्छा आएगा और बाली का जो लोड होगा वो तना सह नहीं पाएगा। और आप देखे होंगे कि किसान के खेत में फसल जो है, खड़ी फसल गिर जाती है। बिल्कुल। तो इससे बचाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें पोटास का मात्रा ज़रूर प्रयोग करें। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई उर्वरकों की। प्रभेदों का चुनाव किस तरह से करना चाहिए ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो? देखिए, ऐसा है कि हम गेहूं का लगाने का जो टाइम होता है ना, उस पे प्रभेद डिपेंड करते हैं। जैसे
हम कहें कि कोई किसान भाई का खेत अगर मान लीजिए खरीफ में उन्होंने जल्दी लगाया है तो जल्दी अभी कटेगा फसल, तो वो जो किसान होंगे वो टाइमली सोइंग करेंगे, यानी समय पर सोइंग करेंगे। अब समय पर भी सोइंग सिंचित अवस्था में कर रहे हैं या असिंचित अवस्था में कर रहे हैं, तो दोनों के लिए प्रभेद अलग अलग हो जाएंगे। तो मान लीजिए जो किसान भाई सिंचित अवस्था में समय पर लगाना चाहते हैं, उनके लिए जो हमारे यहाँ जो प्रभेद हैं वो K1006 यानी K1006 K0307। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि किसान भाई चाहे अगर लिखना चाहे तो लिख नोट कर लीजिए। K1006 K0307 बिरसा गेहूं 3, ये भी बहुत अच्छा कर रहा है हमारे झारखंड में। HD2967 एक प्रभेद है, HD2967 या DBW39 DBW39। ये तो प्रभेद वैसे हैं, ये कॉमनली मार्केट में अवेलेबल हैं, जहाँ से भी किसान चाहें इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए प्रमाणित सीड ही आप परचेज करेंगे, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये तो हो गया कि जब किसान भाई समय पर लगाना चाह रहे हैं और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। मान लीजिए कोई किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास समय पर तो लगा रहे हैं लेकिन सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसमें वैसे गेहूं जो कम पानी में अच्छा उत्पादन देते हैं, जैसे K1317 है ना, K1317 HD3171 या HI1612, ये 3 प्रभेद झारखंड के लिए बहुत ही उत्तम पाए गए हैं और हमको लगता है कि किसान भाई अगर इनका प्रयोग करें तो उनको काफ़ी मुनाफा होगा। और अब एक अंतिम जो है वो है कि जो किसान भाई किसी वजह से लेट हो गए या उनका खेत खाली नहीं हो पाया समय पर, या खरीफ में सिंचित और असिंचित से अलग हो गया, मान लीजिए कि वो खरीफ में देर से ही अपना कृषि कार्य शुरू किए, तो क्या होगा, उनका कृषि कार्य इधर खरीफ वाला जो है उधर विलम्ब हुआ तो इधर भी विलम्ब होगा। तो उसके लिए भी वैरायटी कुछ हैं, जैसे HI1563 है ना, DW107 और HD3118। ये 3 प्रभेद जो हैं HI1563, DW107 और HD3118, इन प्रभेदों का चुनाव करें जब आप लेट से खेती करने जा रहे हैं। लेट से मेरा मतलब ये है कि जब आप 15 दिसंबर के बाद गेहूं लगा रहे हैं, तो मैंने जो ये अभी प्रभेद बताया, इस प्रभेद का वहाँ पे आप उपयोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक संभव हो, अगर आपका खेत में अगर कुछ नहीं है तो समय से ही लगा लें, उसका आपको बहुत लाभ है। देखिए समय का ऐसा है गेहूं में कि अगर आप एक दिन विलंब करते हैं, सिर्फ एक दिन, और वही खाद, वही इनपुट, वही सारा मेहनत करते हैं, तो प्रतिदिन जितना दिन आप लेट करेंगे उतना प्रतिदिन के हिसाब से 8 किलो प्रति हेक्टेयर आपको अनाज कम मिलेगा। 8 किलो प्रति समय का इतना गेहूं में महत्व रहता है। तो कोशिश करें। अब आप सोच लीजिए, अगर आपने आज थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है, आज थोड़ा अस्कत लग रहा है, तो अगर आप एक दिन छोड़ देते हैं तो ठीक है, आप 8 किलो गेहूं जो है आप उतना ही खाद डालेंगे, उतना ही सब कुछ मेहनत खर्च उतना ही, मेहनत उतना ही, लेकिन आप 8 किलो आराम से आप सोच लीजिए कि उतना अनाज कम आएगा। तो समय एक ऐसा इनपुट है गेहूं में, गेहूं नहीं सारे फसल में, कि उसका कोई मोल नहीं है। अगर समय पर कृषि कार्य खत्म कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आपने कई तरह के प्रभेदों की बात बताई, जो सिंचित हैं, असिंचित हैं। बहुत सारे झारखंड में ऐसे किसान हैं जिनके पास सिंचाई तो उपलब्ध है लेकिन कम मात्रा में पानी उपलब्ध है, तो सिंचाई की व्यवस्था किस तरह है? जिनके पास ज़्यादा है वो तो जो निश्चित है वो सिंचाई वो देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि पानी का अभाव है, कम पानी है, तो ऐसी स्थिति में उनको कितना सिंचाई बहुत जरूरी होता है? देखिए, मान लेने से नहीं होगा। ये सत्य है कि झारखंड में सिंचाई गेहूं के लिए जितना चाहिए उतना है नहीं। अब गेहूं को अगर सही मानों में कहें तो 6 सिंचाई चाहिए, बिल्कुल, यानी 6 बार कम से कम सिंचाई करना चाहिए। और इसको बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम समझाएं किसान भाई को, तो हर एक 20 दिन पर एक सिंचाई चाहिए, 20 से 21 दिन पे, यानी 21 दिन पे, 45 दिन पे, 65 दिन पे, 85 दिन पे, 105 दिन पे और लास्ट में 120 दिन पे, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई के पास उतना पानी नहीं, क्योंकि हमारे प्रदेश में ही उतना पानी नहीं है, झील की समस्या है,
इरिगेशन कैनाल नहीं है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो कम से कम 2 सिंचाई तो जरूर किसान भाई करें। एक पहला सिंचाई, अगर आप पारंपरिक विधि से गेहूं की खेती कर रहे हैं तो अंकुरित होने के लिए यानी जर्मिनेशन श्योर करने के लिए एक खेत में पानी दे दें, ठीक है, जस्ट जिस समय पारंपरिक विधि से गेहूं लगा रहे हैं। अगर आप जीरो टिलेज से लगा रहे हैं तो मैंने कहा शुरू में ही कि जीरो टिलेज से एक फ़ायदा है कि जो पहले वाला जो नमी है उसको हम लोग कोशिश करते हैं उपयोग में लाने के लिए, तो आपका एक पानी वहाँ बच गया। हाँ। लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेज आता है गेहूं में वो 21 दिन के बाद आता है जी। उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। एक ऐसा जड़ है जो जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहा जाता है। किसान भाई सिर्फ दिन को याद रखेंगे तो उनका काम हो जाएगा। जिस दिन आप लगाए हैं उसके 21वें दिन अगर आपके पास बहुत ही कम पानी है, एक ही पानी आप दे सकते हैं, तो उस पानी को वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका फसल बहुत अच्छा हो सके। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई किसान भाई कहते हैं नहीं हमारे पास तो इतना पानी है कि हम 2 दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप 21 दिन पे दे लीजिए, दूसरा 65 दिन पे दे लीजिए। लेकिन अगर कोई किसान भाई सक्षम है कि हम सारे के सारे इरिगेशन दे सकते हैं तो सबसे उत्तम आप 21 दिन पे, 45 दिन पे, 65 दिन पे, 85 दिन पे और 105 दिन पर दीजिए ताकि आपका गेहूं का फसल का दाना जो है पुष्ट, हृष्ट पुष्ट और अच्छा पैदावार आपको मिले। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गेहूं की फसल में एक समस्या अक्सर हम जो देखते हैं वो खरपतवारों को लेकर होता है। खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो पहचान में नहीं आते हैं, गेहूं जैसे ही दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कहते हैं गेहूं का मामा। जी, आपने बहुत सही समय वही क्वेश्चन उठाया आपने, गेहूं का मामा, क्योंकि इनका जो फैमिली है वो बिल्कुल दोनों सेम ही है। बिल्कुल। और देखने में अगर आप दूर से खेत को देखेंगे गेहूं को, तो अगर गेहूं का मामा वहां पे उग आया है तो आप नहीं पहचान पाएंगे। इसके लिए आपको नजदीक जाना पड़ेगा और कोशिश कीजिए कि गेहूं के मामा को शुरुआत में ही खत्म करें। बिल्कुल, यही हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि अभी तो किसान भाई लगाएंगे तो ऐसे में उनको ये जानना चाहिए कि वो किस तरह से उस खरपतवार को का नाश कर दे, किस तरह से खत्म तो कर मैं बता रहा हूँ कि शुरू में अगर जब बाली नहीं आता है, पौधे 20 से 30 दिन के होते हैं, तो उस समय गेहूं का मामा का पौधे का संरचना और गेहूं के पौधे का संरचना दोनों सेम होता है, बिल्कुल आप अलग ही नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है जो गांठ होती है, जो तना जुड़ता है ना आपस में निकलता है, गेहूं के मामा में ये लाल रंग का होता है। अच्छा, तो यही सबसे मूल पहचान है। तो आप जैसे ही इस तरह के पौधे को खेत में देखें, अविलंब इसको वहां से उखाड़ करके सुखा करके उसको जला दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। अगर आप वहीं पर खेत में छोड़ दिए तो हो सकता है कि इसके जो सीड्स निकलेंगे बहुत हल्के होते हैं, एकदम हवा के थ्रू ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चला जाता है। हो सकता है इस बार आपके खेत में, अगले बार पूरे गांव के खेत में चला जाएगा। तो इस गेहूं के मामा को आप जरूर कंट्रोल कीजिए और इसके लिए जो खरपतवार नाशक है उसका अगर प्रयोग करना पड़े, अगर आप ऐसे नहीं उखाड़ पा रहे हैं तो 2,4-D का इस्तेमाल जरूर कीजिए 20 से 25 दिन के बाद, तो आप देखेंगे कि आपका खेत खरपतवार मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, तमाम बातें हो गई, जैसे खेत की जुताई से लेकर ये खरपतवार, सिंचाई, ये प्रभेद, सारी बातें हमने कर ली। कई बार हालांकि गेहूं के खेत में ये बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कुछ अगर पतंगों का उस पर ये हो जाए तो किसान भाई को क्या करना चाहिए? देखिए, इंसेक्ट, हाँ, कीड़ा जिसको कीड़े की बात कर रहे हैं आप। जी, कीड़ा का आंकड़ा ऐसा है कि 20% जो कीड़ा होते हैं वो हमारे अनाज को खा जाते हैं, खेत में ही खड़े खड़े खा जाते हैं। जी। तो कीड़ा को भगाने के लिए क्या कर सकते हैं? ज़्यादा दवा मैं देने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, क्योंकि देखिए अब समय ऐसा आ गया है कि ना कि आपको सिर्फ उत्पादन करना है, अपने सेहत का भी ख्याल रखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा कीटनाशक, जितना ज़्यादा कीड़ानाशक या जितने भी तरह के नाशक आप खेत में इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वास्थ्य वैसे ही दिन पर दिन खराब होता जाएगा। कोशिश करिए कि इस तरह के कीड़े को भगाने के लिए आप रसायन का इस्तेमाल ना करें। तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो करना ये चाहिए कि या तो कुछ आवाज़ करिए आप, है ना, जैसे किसान भाई के खेत पर आपने देखा डमरू लगा हुआ है, उसमें कुछ हवा से चलने वाला चरखी है, चरखी घूम रहा है तो डमरू भी बज रहा है, तो ये बजने से क्या होता है, कीड़े भागते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो रोलेक्स आता है ना, रोलेक्स जो शादी विवाह में आप देखे होंगे चमचम करता हुआ रहता है,
उसको खेत में एक तरफ, एक कोने से दूसरे कोने, फिर इस कोने से इस कोने में आप उसको डाल दीजिए, बांध दीजिए फसल के ऊपर। तो क्या होगा कि जब धूप पड़ेगा तो वो बहुत जोर चमकता है, और वो जब चमकता है तो कीड़े उससे चमक से भागते हैं। तो इस तरह से भी कीड़े का बचाव कर सकते हैं। और रसायन डालने के लिए हम मना इसलिए भी करते हैं कि देखिए, खेत में बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कीड़े ऐसे भी हैं जो आपको मदद करते हैं, मित्र कीट, जिसको कहते हैं मित्र कीट। तो अगर आप रसायन डालेंगे तो क्या होगा, मित्र कीट भी मर जाएंगे। तो मेरा सलाह ये है कि कम से कम कोशिश करें कि कीटनाशक का खेत में प्रयोग करें। जहाँ तक हो सके आप आवाज़ करके, या मैंने बताया रोलेक्स बांध करके, या इस तरह के या जैविक कीटनाशक का अगर जैविक उपयोग करते हैं, कीटनाशक का आप इस्तेमाल, फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। फेरोमोन ट्रैप को आप डालिए 10 बाई 10 एरिया में। अगर आपका खेत है तो मुश्किल से 4-5 फेरोमोन ट्रैप डालेंगे तो आपका कीटनाशक का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह के से उपाय से बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो एक बात का तो निश्चित रूप से गांठ बांध लें कि आप समय पर बुआई करें अगर आपका खेत खाली है। दूसरी बात कि सिंचाई का प्रबंधन आप इस तरह से करें ताकि सही समय पर सिंचाई हो सके। साथ ही साथ खरपतवारों का नियंत्रण करें, उसे खरपतवारों की पहचान के लिए सामने जाकर खेत को देखें, और इसके अलावे जहाँ तक संभव हो सके रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न करें, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें, या जो हमारा देसी उपाय है उसका उपयोग करें। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियाँ आज किसान भाइयों को मिली होंगी और किसान भाई इसका उपयोग भी अवश्य करेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।